ओके, स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करता है तो लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होगी, कैसे होगी, वो मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और क्योंकि लाइट जो होता है, लाइट को हम वेव एंड पार्टिकल दोनों बोलते हैं, और वेव में वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो मैक्सवेल ने निकाला था 1/√/μ इंटू एप्सिलॉन, ये निकाला गया था, जिसमें म्यू क्या होता है? म्यू होता है परमिएबिलिटी, और ये होता है परमिटिविटी। ये है permeability of medium, और ये है permittivity of medium। मीडियम, और ये दोनों ये बताता है कि जो वेव जिस मीडियम से जा रहा है उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उस वेव को कितना सपोर्ट या अपोज कर रही है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पीड हो जाएगा, और यही अगर वैक्यूम में देखा जाए, यही स्पीड अगर वैक्यूम में देखा जाए तो आता है c1/√μ0 E0 आ जाता है, जो करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो लाइट की स्पीड अगर वैक्यूम में होगा तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी मीडियम में होगा ये इस्तेमाल। इस म्यू को हम लोग लिख सकते हैं μ0 μr, एंड दिस इक्वल को लिख सकते हैं ε0 × dr। ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, और ये हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी होता है। अब यही जो होगा तुम देख सकते हो कि अगर मीडियम का म्यू ज्यादा होगा और ई ज्यादा होगा, उसमें वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी? जिस मीडियम का म्यू और ई वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसी से फिर लाइट की जो अलग अलग मीडियम में स्पीड है वो निकाली गई, और फिर उसके हिसाब से फिर उस मीडियम के साथ एक नंबर एसोसिएट कर दिया गया जो बताएगा कि लाइट की स्पीड इस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी होगी, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी। तो वो जो पर्टिकुलर नंबर होता है, उस पर्टिकुलर नंबर का नाम होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नाम सुना है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब जान जाएंगे उससे हमें पता चलेगा कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड को वैक्यूम में कैसे रिलेट करते हैं, और फिर रिफ्लेक्शन फिनोमेना को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ा जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वाला जो लिखवाया था वो नहीं लिखना था क्या? बैक वाले पेज पे नहीं लिखना? हाँ, वो नहीं लिखना था, नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म RI, और डिनोट किया जाएगा म्यू से, या M से डिनोट करते हैं उसको। तो
तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो ये जो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम की डिफाइन होता है, और ये मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो ये बताता है कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ये चीज समझ में आएगी नहीं? यस सर। अब ये ठीक है, ये तो तुम जानते होगे। अब जो नहीं जानते हो बताते हैं। किसी भी मीडियम के एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं कि एक से अधिक हो सकते हैं? एक से अधिक भी हो सकता है। तो वो जो एक से अधिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, किस आधार पर? किसी मीडियम में जो अलग अलग एक ही मीडियम के बहुत सारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए जाते हैं, वो किस आधार पर दिए जाते हैं? नहीं पता उसको। रिफ्लेक्शन जो एंगल में होता है लाइट में उससे पास करता है उसको। ना वो सब नहीं होता है। कहाँ रखा हुआ है वैक्यूम? नहीं, हम बोल रहे हैं कि एक ही मीडियम है। जैसे मान लो हम तुम्हारा लेते हैं ग्लास, एक मीडियम लेते हैं ग्लास, ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, या फिर प्लास्टिक ले लो या वाटर ले लो, कोई भी ले लो, मान लो मीडियम है पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा ग्लास है, इधर एयर है। अब इसमें जब लाइट वेव ट्रेवल करेगा तो उसमें किसमें स्पीड ज्यादा होगी? एयर में ज्यादा स्पीड होगी, ग्लास में ज्यादा होगी? एयर में। अच्छा, तो और इसमें कम होगी, ग्लास में क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? तो उसके हिसाब से ग्लास का हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देते हैं ना, कितना आता है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 3/2 बोलते हैं ना, 3/2 या 1.5 बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो 3/2 या 1/5 होता है, एक मिनट, ये जो 3/2 या 1/5 होता है, ये केवल एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि और भी इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं? जैसे मान लो हम एक बोले μ1, μ2 बोल दिए 1.6 बोल दिए, μ3 बोल दिए 1.7 बोल दिए, μ4 बोल दिए 1.2 बोल दिए, तो ये सारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सही माने जाएंगे ग्लास के, या इसमें से कोई एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा? अलग अलग के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा। अलग अलग कितना डेप्थ पे जाएंगे? रिस्पेक्ट में अरे नहीं, अलग डेप्थ नहीं, ये पूरा यूनिफॉर्म है, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है। सिर्फ इसी केस के लिए हाँ सर तो सेम ही होगा ना? होगा। ग्लास का टाइप अलग अलग होगा। नहीं, एक ही ग्लास के लिए एक ही ग्लास का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकता है क्या? उन सब का एवरेज लेके हाँ, एक ही ग्लास का क्या अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकता है? मतलब एक ही मटेरियल के अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं क्या? नो सर। विनीत, तुम्हारे नाम से 2 लोग लॉगिन है, इसमें तो ओरिजिनल विनीत कौन है? अच्छा, डुप्लीकेट हट गया, डुप्लीकेट भाग गया अपने आप। क्यों भाई, ये नाम बदल के क्यों लॉगिन होना है? अपने नाम से लॉगिन होना चाहिए ना। हाँ, तो ये हम बोल रहे थे कि एक ही ग्लास है, मान लो सिंपल एक तुम्हारे सामने ग्लास मटेरियल हो गया, तो उसके एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे या अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं? एक ही होगा। हाँ, तो ये हम पूछ रहे थे ना कि किसी भी मीडियम का एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा कि एक से अधिक हो सकता है? हम यूनिफॉर्म मीडियम ले रहे हैं, मतलब मीडियम थ्रू आउट क्या है, मीडियम का जो कंपोजिशन है थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, तो उसके एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे या एक से अधिक हो सकता है? एक ही होगा। ओके, तो 10 तक एक ही, अब यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, क्लास 10 तक एक ही रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे अब मल्टीपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
अब चलो इसको समझो, इसको ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे डिस्पर्शन में। डिस्पर्शन, हाँ अभी ये बताया, हाँ बताएं ये कि ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जाता है ना म्यू, तो ये क्या होता है? देखो ये होता है किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बताता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। सिंपल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ये एक वैल्यू होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, characteristics of medium which gives information of speed of light in that medium। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब किसी भी मीडियम के मल्टीपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक ही मीडियम के, यूनिफॉर्म मीडियम के मल्टीपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये बताओ, सूरज जो व्हाइट लाइट होती है, तो व्हाइट लाइट अकेले होता है या बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइट का समूह होता है? व्हाइट लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट ना, है ना वो कहानी सूरज के 7 घोड़े, है ना? सूरज के जो 7 घोड़े होते हैं, तो 7 घोड़ा कौन है उसके? तो अलग अलग कलर का है, अलग अलग। तो व्हाइट जो होता है वो होता है ना, क्या होता है? VIBGYOR GBIB यही होता है ना? यस सर। इधर से रिव्यूअर कर लो, यहाँ से रॉय GBIB कर लो, रॉय GBIB या रिव्यूअर कर लो। तो ये उसमें रेड कंपोनेंट, ये होता है ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये इंडिगो और ये वायलेट। इनफैक्ट इंडिगो को तो अब हटा ही देते हैं, नहीं मानते हैं इस तरीके से। तो यही सूरज के 7 घोड़े हैं, है ना, रॉय GBIB। अब इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट होता है, देखो जैसे मान लो इसमें जो हम व्हाइट लाइट ले यहाँ से, तो व्हाइट लाइट तो ऐसे व्हाइट दिखता है, कैसे? हवा से जब जा रहा होता है, दिखता नहीं, मतलब व्हाइट जैसा महसूस होता है जब ये चीज पे इंसिडेंट होता है, वहां से रिफ्लेक्टेड होता है। और यही जब प्रिज्म से पास करता है, तो यही व्हाइट लाइट क्या होता है? कलर्स में ये अपने जो भी इसमें सूरज के जो है व्हाइट लाइट के कलर, उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, इस सब कलर की जो कंपोनेंट है इसमें, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस सब की स्पीड सेम होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग। नहीं, तो अब इसमें तुम्हें ये जवाब देना है कि अगर ये लाइट वैक्यूम में चल रही है, मतलब जहाँ कोई मीडियम नहीं है, वहां इस सब की स्पीड सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा होता है। लेकिन अगर ये किसी मीडियम से पास करेगा, उस मीडियम में इन सब की स्पीड बदल जाती है। ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो इसमें से ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, किसकी इंफॉर्मेशन देगा? इसमें से जब मीडियम से लाइट गुजरेगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी इंफॉर्मेशन देगा?
किस कंपोनेंट के स्पीड की? कौन से हाँ? अब जैसे हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कि स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा, तो इसमें से किस कंपोनेंट के स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा? रेड की, ऑरेंज, येलो, सबकी तो सबकी सेम, तो सबके बराबर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेम रखते हैं तो उस मीडियम में सबकी स्पीड सेम मानी जाएगी कि अलग अलग? सेम मानी जाएगी। सेम। लेकिन सेम होता है क्या? नो सर। नो सर। नो तो सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा क्या? नो सर। तो यहाँ तो No, तुमको अभी तक एक ही बताया गया। Yes. यहाँ तो ग्लास में अगर बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 तो ये एक ही बताया गया है ना। होता है। हाँ? हाँ, तो अब ये जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एक नहीं होगा। कितना होगा? 7 होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो इसमें से हमें जो म्यू बताया जाता है वो किसका होता है? देखो कौन कौन 7 होगा। तो म्यू एक आर की स्पीड बताएगा, म्यू एक ऑरेंज की स्पीड बताएगा, म्यू एक येलो की बताएगा, म्यू एक ग्रीन की बताएगा, म्यू एक ब्लू की बताएगा, म्यू एक इंडिगो की बताएगा और म्यू एक वायलेट की बताएगा। तो कम से कम इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Yes क्लास sir. में ना किसी भी मीडियम में, ग्लास क्या, किसी भी मीडियम में। ग्लास में चूंकि वो कंपोनेंट कलर हमें दिख जाता है, अरे सुनो ना, ग्लास में वो हमें कंपोनेंट कलर दिख जाता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ ये देखो रेड, ये येलो, ये ग्रीन, ब्लू। मान लो अगर पानी से जाता होगा तो वहां पे थोड़ी ना ये एक ही साथ जाता होगा, वहां भी अलग अलग जाता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? अगर किसी गैसियस मीडियम से जा रहा है, मान लो एयर नहीं कोई दूसरा गैसियस मीडियम, ट्रांसपेरेंट गैसियस मीडियम ले लिए, तो वहां भी सबकी स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। और जब ये एटमॉस्फेयर में आता है तो वहां भी इसकी स्पीड अलग अलग होती है ना। जो एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग इफेक्ट है तो उसमें भी उसका कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन होता है ना। ये जो ब्लू आसमान दिखता है, नीली छतरी, तो नीली छतरी सही में होती थोड़ी ना है ये। सब लोग कंफ्यूज होने लगता है। जो तक 10th तक पढ़ के No, आया sir, था ये same. मास्टर साहब सब गड़बड़ा दिए है ना। सब लोग कंफ्यूज हो ना कि नहीं हो कि अब तक जो पढ़ के आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक ही हुआ करता था, ये 7 बता रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत गलत बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं नो है। सर। सही है. हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम गलत नहीं बता रहे हैं। पहले था कि पहले एक ही इन्फॉर्मेशन देना था, गलत नहीं बताया गया था कि पहले कम इन्फॉर्मेशन देना था और अब जो है थोड़ा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना। अभी भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, अभी भी पहले से थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि लाइट के स्पीड की इंफॉर्मेशन बताओ ना। वैक्यूम में खाली जब जो वैक्यूम होता है ना, मतलब जहाँ कोई मीडियम ना हो, उसमें ये लाइट का जो 7 कंपोनेंट होता है वो सेम रफ्तार से चलता है। किस रफ्तार से? 3 × 10⁸ मीटर। मतलब रेड वाला वेव भी ऐसे ही चलेगा, का डिस्टर्बेंस ऐसे चलेगा, ऑरेंज भी ऐसे चलेगा, येलो भी ऐसे चलेगा, ग्रीन सब इसी रफ्तार से चलेगा। लेकिन जब ये किसी मीडियम से गुजरेगा, कोई भी मीडियम, उसमें किसी जो रेड की रफ्तार, ऑरेंज की रफ्तार, ग्रीन की रफ्तार, ब्लू की रफ्तार सब अलग अलग होगी। और जब अलग अलग होगी तो उसमें से हर एक का इंफॉर्मेशन अलग अलग देना पड़ेगा कि एक से ही काम चलेगा। अलग 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 तो ये ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो लाइट के कंपोनेंट कलर्स होते हैं उसके हिसाब से डिफाइन होता है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है तो इसमें से क्या किया जाता है, एक मीन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू चुन लिया जाता है। जैसे देखो रेड का भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ऑरेंज का होगा, येलो का होगा, इस तरीके से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। इसमें से जो ये येलो है ना, येलो, तो तुमको अब तक जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया गया है वो हर जगह येलो का बताया गया है। बात समझ में आया कि ऑन द एवरेज येलो जो है लाइट, वो किस रफ्तार से चलता है किसी मीडियम में, उसी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताया गया है। और आगे भी इसको हम लोग मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। येलो वाले को क्या बोलते हैं? मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
मतलब येलो किसी मीडियम में किस रफ्तार से जाएगा उसी की इंफॉर्मेशन बताई जाती है और बाकी सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। इससे काम हम लोग चला लेते हैं, जहां बहुत ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है या बहुत हाई जा रहा है लेवल? सर आ रही है समझ में। गलत गलत तो नहीं लग रहा है ना कि कुछ गलत गलत पढ़ाया जा रहा है? नो सर। हाँ, क्योंकि अगर मान लो कोई किताब उताब उठाते हो उसमें शुरुआत में ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, बाद में कभी दे देता है लेकिन शुरुआत में नहीं होता है। लेकिन हम अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट कोई भी इन्फॉर्मेशन दे वो इस लेवल पे जितनी कंप्लीट चाहिए उस हिसाब से दे। तो हम जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखेंगे फिलहाल अभी कौन सा देखेंगे, होगा तो सबका। इसकी डिटेल डिस्कशन जो होगी इसके लिए अलग चैप्टर बनाया गया, अलग सेपरेट टॉपिक बनाया गया है और वो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में, जिसमें डिस्पर्सन पढ़ना है ना, डिस्पर्सन पढ़ना है, उसमें ये पढ़ना है, डिस्पर्सन इफेक्ट में पढ़ना है, उसमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ खाली हम चर्चा करेंगे, केवल इस बात से कल इंफॉर्मेशन रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एक नहीं होगा। मीडियम अगर थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, अलग जगह पे अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में एक नहीं होगा, वहां पे 7 इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। ये बताता है कि लाइट उस मीडियम में किस रफ्तार से जा रहा है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अब लाइट के चूंकि 7 कंपोनेंट कलर होते हैं जो कि डिफरेंट मतलब जो कि वैक्यूम में एक ही रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन किसी और मीडियम में ये सब अलग अलग रफ्तार से दौड़ते हैं। तो उसी अलग अलग रफ्तार की इंफॉर्मेशन बताएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उसमें से जो एवरेज रफ्तार से दौड़ता है उसकी इंफॉर्मेशन मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है, जो कि येलो कंपोनेंट ऑफ लाइट होता है। तो हम जो यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे वो येलो कंपोनेंट ऑफ लाइट को ही लेके चलेंगे। बस ये बात मुझे यहाँ पे इतनी बतानी है, इससे ज्यादा फिलहाल अभी कुछ नहीं। यस सर। ओके, चलो तो इसी चीज को लिख लिया जाए कि किसी भी मीडियम में मोर देन 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, जो क्या शो करेगा, जो शो करेगा स्पीड इंफॉर्मेशन किसकी, जो कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट होता है उसका। हम जो यहाँ पे लेंगे उसमें से मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। ये लिख लो अपने शब्दों में या हम लिख दें? हम भी लिख देते हैं। देयर आर refractive index of any medium can be more than 1, that is refractive index corresponding to each component color of white light, but among these we mainly consider mean refractive index, that is refractive index corresponding to yellow component, तो यहाँ पे म्यू येलो को ही हम म्यू कहेंगे। आगे बढ़ा जाए। एक सेकंड।
that is लिखना, that is refractive index corresponding to each component color of white light, but among which we mainly consider mean refractive index, that is refractive index corresponding to yellow component. हो गया सर। ओके, अब इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये होता है c, और इसको लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का रूट हो जाएगा। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या v कर दो, इसको लिखेंगे 1/√μ × e, जहां बता चुके कि म्यू और ई मीडियम का कॉरस्पॉन्डिंग परमिटिविटी और परमिटिविटी होगा, और इसको √μ0 μr एंड E0 लिखा जाएगा। v की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1/√μ0 E0 √μr ER, ये होगा। और इसको फर्दर लिख सकते हैं v इक्वल टू, इस पूरे चीज को क्या लिख दोगे? c लिखोगे ना, इसको, इस पूरे चीज को c लिख दोगे तो ये आ जाएगा c/√μr ER, और यही जो है μr ER, इसको एक नया नाम दे दो, यही म्यू नाम दे दो। कौन सा? म्यू येलो वाला। तो वेलोसिटी या म्यू येलो या सिंपली म्यू नाम दे दो। तो वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू c/μ, ये होगा कि नहीं होगा? तो यही जो म्यू यहाँ पे आया, किसके इक्वल आया? म्यू जो आया √μr × ER, इसी म्यू को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम या मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। ई यहाँ पे क्या लिखे हैं? ई है या एप्सिलॉन नॉट होगा? कहाँ पे? तो सर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट में शुरू में तो म्यू और ई है केवल, ठीक है? समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ओके, हटाएं इसको। तो यही जो म्यू है, यही जो म्यू, अब देख सकते हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है? तो रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रूट जो होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ये कंपोनेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट के हिसाब से डिटरमाइन होता है। तो यही उसी हिसाब से फिर सबका म्यू अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग हो जाता है, और उसमें से हम मीन, मतलब येलो वाले कंपोनेंट की जहां कहीं भी बात करते हैं ना, तो तक अलग से अलग अलग का ना बोला जाए, वहां से हम येलो वाले कंपोनेंट का ही केवल लेंगे। यस सर, हो गया। तो यहां से फिर v इक्वल टू c/μ लिखे, और म्यू क्या लिख दोगे? c/v लिखोगे लिखोगे? तो म्यू ऑफ मीडियम या
किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। म्यू ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मतलब वही स्पीड ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू किसके? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम, ये क्या लिखा जाएगा? क्या होगा ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in medium। ये क्लियर है? अब हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड कहां सबसे अधिक होती है? मीडियम, वैक्यूम में कि मीडियम में? क्या सर? लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होगी? वैक्यूम में कि मीडियम में? वैक्यूम वैक्यूम में। एक्सपेरिमेंटली तो C ऑलवेज ग्रेटर देन B होगा कि नहीं होगा? C ऑलवेज ग्रेटर देन B होगा, इसका मतलब C भी ग्रेटर म्यू देन 1 फ्रैक्शन होगा। नहीं होता है। हाँ क्या? म्यू हमेशा फ्रैक्शन ही होता है ना। हाँ That's it. म्यू को अभी जो बता रहे हैं उसके हिसाब से याद रखना, उसी कंसेप्ट के हिसाब से याद रखना। तो इसमें जो भी तुम्हारे घुमावदार क्वेश्चन होंगे उसे फंसोगे नहीं। तो ये जो होता है ना, इस म्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब किसी एक मीडियम के स्पीड का कंपैरिजन, किसी एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन वैक्यूम के स्पीड से हो और वहां जो चीज निकल के आती है म्यू, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड कंपैरिजन मीडियम और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके बीच में होगा, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होती है, तो ये ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हो जाएगा। अच्छा, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 0 सॉरी 1 होगा। 1 होगा ना, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये 1 होता है। तो म्यू वैक्यूम का कितना हो जाता है? 1 होता है। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो एक और इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है कि अगर किसी मीडियम, दो मीडियम है, एक मीडियम का म्यू 1 है और एक मीडियम का म्यू 2 है, तो अगर म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 है और इस मीडियम में स्पीड v1 है, इस मीडियम में स्पीड v2 है, तो v1 v2 में क्या रिलेशनशिप होगा? ग्रेटर स्मॉलर इक्वल। उससे स्मॉलर v1 में कम होगा, v2 में ज्यादा होगा स्पीड। यस सर। तो ये कहां से? तो ये भी यहीं से, ये भी इंफॉर्मेशन यहीं से कि तुम देख सकते हो कि म्यू को हम लोग लिखते हैं C/V। इसका मतलब म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। इसका मतलब किसी मीडियम की अगर म्यू ज्यादा होगी तो वहां V कम होगा, और म्यू जब कम होगी तो V ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर μ1 एंड μ2 दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सच दैट μ1 greater than μ2, then
V1 स्मॉलर देन V2 हो जाएगा। अब अगर हम दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें, जैसे यहीं पे μ1 और μ2 कंपेयर करें, तो मान लो मीडियम 1 लिया हमने, मीडियम 1 लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसमें स्पीड v1 है। मीडियम 2 लिया, μ2 है एंड v2 है। तो इससे अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 बोलते हैं, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसको डेंसर मीडियम बोला जाएगा, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसको रेयरर मीडियम बोला जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। हटाए इसको। यस सर। ओके, अब मान लो हम दो ब्लॉक ले रहे हैं, एक ग्लास का ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ ग्लास, और यहां एक सेम शेप एंड साइज का, ये कॉटन ब्लॉक है, कॉटन ब्लॉक। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ग्लास ब्लॉक की कॉटन ब्लॉक की? कॉटन। कॉटन ब्लॉक। अरे मास डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ग्लास। मास डेंसिटी है ना, ग्लास का ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ग्लास। कॉटन। कॉटन। कॉटन का। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हो। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है और मास डेंसिटी अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा है? जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, म्यू जिसका ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। कॉटन, मान लो कि रे ऑफ लाइट इधर आ रहा है और सेम रे ऑफ लाइट इस पे आ रहा है, किसमें आसानी से निकलेगा और किसमें मुश्किल से निकलेगा? आसानी से कॉटन वाले में। किसी ग्लास वाले में। अरे कॉटन ट्रांसपेरेंट होता है क्या? सर। कॉटन में तो पास ही नहीं कर पाएगा, डिफ्यूज लाइट पास करेगा, ग्लास में सीधे निकल जाएगा खटाक से। कॉटन कैसा मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम कि ट्रांसलूसेंट मीडियम? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट में कुछ ही दूर तक लाइट जा पाएगा, फिर डिफ्यूज होगी, किसी तरह बड़ी मुश्किल से निकल पाएगा। लेकिन ग्लास में तो क्या होगा, ग्लास में सीधे यहाँ मारा और इधर निकल गया ऐसा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ग्लास की कम होगी और कॉटन की ज्यादा होगी। मास डेंसिटी पूछा जाएगा तो ग्लास की मास डेंसिटी ज्यादा होगी और कॉटन की मास डेंसिटी कम होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बस एक ही क्लियर हुआ, बाकी लोग? यस सर, क्लियर हुआ। यस सर। ध्यान रखना है कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा हो उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, उल्टा भी हो सकता है। ओके, अब कुछ का म्यू तुम याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास अलग अलग वैरायटी का होता है। तो एक जनरल ग्लास मतलब क्राउन ग्लास होता है, फ्लैट ग्लास होता है, उस सब को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस म्यू ऑफ ग्लास। और यहाँ पे देखो, यहाँ हम कुछ ना लिखेंगे, मतलब क्या है, यहाँ पे म्यू निकालने का ऐसा होगा, यहाँ जिस मीडियम का निकालना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इस तरह का नोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे। यस सर। तो यहाँ है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे तो खाली जगह छोड़ा हुआ है, मतलब क्या होता है, वैक्यूम, कुछ नहीं। वैक्यूम लिख भी सकते हैं यहाँ पे हम, लेकिन अगर खाली जगह छोड़ा हुआ है मतलब वैक्यूम। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है
सिंपली एब्सोल्यूट वाला, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3/2, याद रखोगे। पानी का कितना होता है? 4/3 4/3। वैल्यू में याद रखोगे 1.5, इसको याद रखोगे 1.33। ओके, डायमंड का कितना होता है? 2 2 होता है। एग्जैक्ट 2। 1.99 नहीं, 2.4 होता है, 2.4। और जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट डायमंड का होता है। हाईएस्ट इन ऑल ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके, हटाएं इसको। बोलो। यस सर, हो Yes, गया। sir. तो ये तो था, ये था एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक इसी में होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो क्या होगा? ये होगा किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इसको ऐसा समझो कि एक मीडियम में स्पीड लाइट की फॉर एग्जांपल मानते हैं 30 मीटर पर सेकंड। तो ये 30 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में? अगर इसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाले की बात करें तो इसको कंपेयर करेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। दूसरे मीडियम में अगर उसकी रिफ्लेक्टिव स्पीड ऑफ लाइट, एक मीडियम में v1 और दूसरे मीडियम में मान लो हम 60 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, तो तुमसे पूछा जाएगा कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में या मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 की में कितनी स्पीड है? क्या बोलोगे? अगर ये पूछा गया कि मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 में लाइट की क्या स्पीड है, तो क्या बोलोगे? 1/2 1/2। या फिर मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम में 2 की है तो क्या बोलोगे? दुगुनी स्पीड है। तो यही जो कंपैरिजन दो मीडियम के बीच में किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन डाली जाती है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये होगा दिस इज refractive index of one medium with respect to another medium. मान लो μ1 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1, μ2 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो। दो मीडियम लेते हैं उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं। ये हमने यहाँ पे दो मीडियम लिया, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। μ1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और μ2 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। v1 इसमें है स्पीड ऑफ लाइट और v2 इसमें है स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर μ1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? c/v1 लिखेंगे, और इसमें μ2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? c/v2 लिखेंगे। अब अगर मुझे क्या करना है कि निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट
टू मीडियम 2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालनी हो उसको यहाँ लिखो, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो उसको यहाँ लिखो। जो लिखते हैं ना म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, इस तरीके से लिखते हो। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें रेशियो के क्या लिखोगे, किसकी स्पीड ऊपर में और किसकी स्पीड नीचे, v1 अपॉन v2 की v2 अपॉन v1? V2 upon V1। v2 अपॉन v1, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसकी स्पीड ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब ये v2 अपॉन v1 लिखा जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा, v2 अपॉन v1। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बैक कीजिए ना। बैक करना है, v2 अपॉन v1 हो जाएगा ये। यस सर। हो गया सर। चलो v2 अपॉन v1। अब अगर इसी फॉर्मूला को μ1 और μ2 से रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे? तो μ1 कितना है, तो μ1 जो है वो है c अपॉन v1, और μ2 कितना है, तो ये है c अपॉन v2। अब देखो इसको ऐसे, ये जो है यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो c अपॉन v1 डिवाइडेड बाय c अपॉन v2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। ये हो जाएगा c अपॉन v1 इंटू v2 अपॉन c, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हम लिख देंगे μ1 और नीचे लिख देंगे μ2। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसमें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे, बट स्पीड वाले में उल्टा हो जाएगा। ये सब अब कुछ रिजल्ट फॉर्मूले हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से इसको याद रखोगे। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट को लैम्डा अपॉन क्या लिखते हो, टाइम पीरियड लिखते हो ना। वेव की स्पीड लिखी जाती है ना, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, कि नहीं? या वेव की स्पीड वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? Yes. बोलो। Yes sir। अच्छी बात। यस सर। तो v1 कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू f1 होगा, और v2 क्या होगा, लैम्डा 2 इंटू f2 होगा, या लैम्डा 1 इंटू f लिखेंगे, या लैम्डा 2 इंटू f लिखेंगे? lambda 1 into f into is equals to lambda 2 into f, है ना? Yes। फ्रीक्वेंसी मीडियम डिपेंडेंट होता है कि मीडियम इंडिपेंडेंट होता है? Independent। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, केवल वेवलेंथ जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो v1 जो लिखा जाएगा वो लैम्डा f लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और v2 लिखा जाएगा लैम्डा 2 f2 लिखा जाएगा। तो ये यहाँ से लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 आ जाएगा। तो अब देख सकते हो, यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि क्योंकि व्हाइट लाइट में जो होता है एक लैम्डा नहीं होता है, 7 लैम्डा होता है। अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग कंपोनेंट कलर की, इसीलिए वहां पे म्यू हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग आएगा। तो
सर वो ये तो बोलता है ना कि रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और ये उल्टी तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी तो घटा बढ़ाना। फ्रीक्वेंसी किसकी? रेड का ज्यादा था और फिर उधर कम हो गया, मतलब रेड का कम था फिर उधर जाते जाते ज्यादा हो गया। अरे हाँ, तो वो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग हुआ ना। अब जैसे मान लो रेड जो वहां सोर्स ऑफ लाइट होगा, सोर्स ऑफ लाइट, तो जब वो किसी मीडियम में इंटर करेगा, उसमें मान लो रेड वाला इंटर कर रहा है, तो रेड वाला का जो स्पीड चेंज हुआ, तो रेड वाला का जो स्पीड चेंज हुआ तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेड लिखोगे, वो लैम्डा रेड इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, ऐसा लिखोगे? यस सर। हाँ, तो ये जब अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ रेड सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग। तो वो वेलोसिटी में जो बदलाव आएगा वो वेवलेंथ की वजह से आएगा कि फ्रीक्वेंसी की वजह से आएगा? वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ ना, तो यहाँ किसी एक कंपोनेंट की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पे हम अलग अलग मीडियम में इंटर करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, चाहे जो वेवलेंथ का हो, समझ में आ रहा है ना? जो वेवलेंथ वो तो दिया जाता है तुमको वैक्यूम के हिसाब से, जो वेवलेंथ जो कंपोनेंट का हो उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स कैसे ऑसिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो वेव अलग अलग मीडियम में इंटर करेगा उसके हिसाब से वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तुमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया गया है वो स्पेक्ट्रम किसका है? किसी मीडियम का होता है कि वैक्यूम का होता है? वैक्यूम का। वैक्यूम का होता है। तो वैक्यूम में तो फ्रीक्वेंसी सबका क्या होगा? वो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ और वो डिपेंड करेगा कि सोर्स कैसे ऑपरेट कर रहा है। यहाँ बताई जा रही है कि यहाँ एक ही वेव मीडियम 1 में गया है और वही वेव मीडियम 2 में गया है। आई बात समझ में? ये जो हम यहाँ पे लिए हैं, तो ये यहाँ पे एक वेव यहाँ इंटर किया, तो ये नहीं कि यहाँ इंटर किया तो रेड और यहाँ आके फिर ब्लू हो गया। रेड ही इंटर किया है एक मीडियम में और फिर दूसरे मीडियम में रेड इंटर कर रहा है। एक मीडियम में उसकी स्पीड v1 हो गई है और उसकी स्पीड v2 हो गई है। तो यहाँ जो रेड निकाल रहा होगा ना, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स पे डिपेंड करेगी। लेकिन ये रेड जब इस मीडियम में इंटर करेगा उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी λ1 और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी λ2 हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ कि कंफ्यूज हुए? क्लियर हुआ। क्लियर हुआ सर। तो ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब इसमें मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई के हिसाब से, वो बता दो फटाक से। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया, म्यू ग्लास एंड वाटर कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? तो देखो कैसे बनाओगे, यहां जो लिखा गया है उसको ऊपर लिख दो और जो यहां लिखा गया है उसको नीचे लिख दो। 3/2 अपॉन कितना? 4/3 कितना आएगा? 9/8 आएगा। अच्छा, म्यू वाटर एंड ग्लास कितना हो जाएगा? तो यहां लिखोगे म्यू वाटर अपॉन ग्लास लिख दोगे, म्यू ग्लास, ये कितना आ जाएगा? 8/9 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रेटर देन 1 आया और यहाँ पे ये स्मॉलर देन 1 आया। ये क्लियर है कि नहीं है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है। तो यहां हम लिखते हैं कि एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ये तो ग्रेटर देन 1 ऑलवेज होगा, ऑलवेज। लेकिन अगर ये रिलेटिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्रेटर देन 1 भी होगा, इक्वल टू 1 भी हो सकता है एंड स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है। कौन? नहीं, एब्सोल्यूट जो होता है ना, तो वो होता है एक मीडियम, मतलब एब्सोल्यूट यहाँ पे होगा तो यहाँ मीडियम होगा और इधर वैक्यूम होगा ऑलवेज।
मतलब किसी मीडियम की जो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो होती है एब्सोल्यूट, लेकिन जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो वो हो जाएगा रिलेटिव। दोनों रिलेटिव है, यहाँ ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, दोनों क्या है वो रिलेटिव है। एब्सोल्यूट ऑलवेज होगा वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। Yes, sir. आकाश समझ में आया कि नहीं? Yes, sir, आया। ओके अच्छा, ये मतलब कोर्स का चीज नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि कोई ऐसा मीडियम हो सकता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो जाए? यस सर, हो सकता है। कौन मीडियम? तो नेचुरल जो भी मटेरियल होते हैं, नेचुरल जो भी मीडियम होता है वो नहीं होता है। होता है तो इसमें तुम अभी नहीं, मतलब बस इंफॉर्मेटिव के हिसाब से रख लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है। और जिस मटेरियल के होता है उसका नाम होता है मेटा मटेरियल, मेटा मटेरियल। एब्सोल्यूट वाला भी? हाँ एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट वाला ही निगेटिव होता है। बट ये हमारे मतलब ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की चीज नहीं है। ये मेटा मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू मतलब वो ओपेक मटेरियल होते हैं। तो वह समझो कि वो मटेरियल होगा उसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास नहीं करती है, उसके थ्रू लाइट बेंड हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये थोड़ा हम साइफाई बातें कर रहे हैं। बेंट होके उसी के अंदर रह जाती है? नहीं, धूम पे चली जाती है। जैसे मान लो ये मेटा मटेरियल होगा ना, तो ये मान लो ये होगा ओपेक। ये क्या होगा? ओपेक। लाइट इससे पास नहीं करेगी। इसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और तुम यहाँ खड़े हो तो लाइट रे इससे ऐसे पास नहीं करेगी, इसके सरफेस से बेंड होकर तुम्हारी आंखों पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है चीज? ये नहीं आ रहा है? इसको तो डिफ्रैक्शन कहते हैं ना? ना भाई, ये नहीं डिफ्रैक्शन होती है। नहीं, इसको तुम बस ऐसे समझ लो। ये मूवी देखे हो इनविजिबल मैन? नो सर। हॉलो मैन? हॉलो मैन? नो सर। Oh, sir. उसमें क्या होता है ना कि एक आदमी है, कुछ एक ट्रैक सूट पहनता है और सूट में बटन, सूट में बटन है, वो दबाता है तो अदृश्य हो जाता है, वो गायब हो जाता है। Mr. India देख। हाँ मिस्टर इंडिया टाइप, हाँ मिस्टर इंडिया टाइप का चीज। हाँ बिल्कुल वही मिस्टर इंडिया टाइप की चीज। तो मिस्टर इंडिया टाइप की चीज में जो कंसेप्ट नहीं था कि कुछ ऐसा चीज पहनो और तुम गायब हो जाओ, Yes, sir. उसमें तो उतना लॉजिक नहीं लगाया गया था। तो इधर एक मूवी आई थी हॉलो मैन करके, उसमें था एक मतलब लॉजिक तो लगाया था उसमें। तो वही उसमें मेटा मटेरियल कंसेप्ट था कि ऐसा मटेरियल जिसको तुम अपने ऊपर पहन लो तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज गायब होगी वो कैसे पता चलेगा कि तू वो तुम्हारे सामने से गायब हो गई? नहीं दिखेगा। उसके थ्रू लाइट पास। हाँ उसके मतलब वो ट्रांसपेरेंट बन जाए, वो ट्रांसपेरेंट जैसा बिहेव करने लगे, मतलब उसके पीछे की चीज तुमको दिखने लगे, ऐसा तुमको इल्यूजन हो कि उसके मतलब आर पार चीजें दिखने लगे। और उसके आर पार चीजें तब दिखेगी जैसे मान लो वो ऐसे होगा ना कि जैसे यहाँ कोई वॉल है, ठीक है, वॉल, और उसके सामने मान लो हम सूट पहन के खड़े हो गए और तुम मेरे सामने हो, और फिर भी ऐसे मान लो हम सूट नहीं पहने तो क्या होगा? हम जितने वॉल के सामने जितना इलाका में रहेंगे तुमको वॉल का उतना इलाका नहीं दिखेगा, दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम ऐसा सूट पहन ले जिसमें ये जो सूट है, इस वॉल का पूरा जो पीछे का इलाका है वो तुमको मेरे सामने दिखाए, तो हम तुमको दिखेंगे कि वॉल दिखेगा? वॉल दिखेगा। हम बीच में कहीं दिखेंगे क्या? No, sir. नो सर। वो कुछ ऐसा करे कि यहाँ का वॉल का फोटो खींचे कंटिन्यूअसली तुमको दिखाता रहे, तो हम तो बीच में कहीं दिखेंगे ही नहीं। तो मेटा मटेरियल कुछ ऐसा ही होता है। और ये कैसे होता है कि यहाँ से लाइट रे जो चली वो तो यहाँ पड़ के इधर रिफ्लेक्ट हो जाना था ना, लेकिन वो क्या हो गया, इसमें बेंडिंग, नॉर्मल बेंडिंग क्या होता है? तो नॉर्मल तो बेंडिंग होता है कि नॉर्मल पे बेंड किया फिर उस हिसाब से बेंड होकर चला गया। ये अब ये क्या हो गया, उस सरफेस के थ्रू कंप्लीटली घूम फिर के कर्व होके ये आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव होता है। तो ये सब अभी की चीज नहीं है, ये सब
ऑप्टिक्स में जो करंट अभी रिजल्ट चल रहा है उसकी चीजें। और अगर ये मान लो जो है ये कम स्केल स्मॉल स्केल पे इसको बनाया गया है और एक गिवन कंडीशन में ये इनविजिबल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल रियल 3D में इनविजिबल नहीं हो पाता। अगर जिस समय इसको रियल 3D में इनविजिबल कर लिया तो आदमी वो सूट पहन के इनविजिबल हो सकता है। अब बहुत लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि काश वो हमको मिल जाए, है ना, फिर सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मान लो तुम लोग को ऐसा इनविजिबल सूट मिल जाएगा जिसको पहन के तुम गायब हो सकते हो, फिर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर, जाके दुकान से सीखा के लाएंगे। बस उसके बाद तो अपनी इमेजिनेशन है कि आदमी जो चाहे कर सकता है। हाँ, लेकिन केवल गायब होगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम मतलब कि केवल दिखोगे नहीं, लेकिन किसी से टकराओगे या कुछ होगा तो पता चल जाएगा। चलेगा? अच्छा, आईटी का पेपर ले आएंगे। भाई ना, सबकी अपनी अपनी सोच। इसकी सोच है कि आईटी का पेपर ले आएंगे। अरे आईटी पेपर तो क्या ले आएंगे भाई, जा किसी बैंक में जाके वहां से पैसा उड़ा के ले आओगे। यस सर, उसका क्या जरूरत, पेपर का क्या नो जरूरत है? सर, आईआईटी का पेपर लाएंगे फिर टॉप कर जाएंगे तो फिर अपने शकल से ना फेमस हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमको तो पकड़ा भी जाएंगे। उतना क्वेश्चन इंटरव्यू करेगा तो फिर पकड़ा भी जाएंगे, जरूरत नहीं है। काहे के लिए? सीधे किसी बैंक में जाओ, वहां 10-15 करोड़ 20 करोड़ 1000 करोड़ निकाल के ले आओ सीधे। यस सर, है ना? आरबीआई के वहां जहाँ पैसा प्रिंट होता है वहीं चल जाएंगे। इसीलिए तुमको नहीं मिलेगा सूट। जैसे ही ऐसा कुछ हमारे माइंड में आता है तो हमें बस क्या आता है, बस क्रिमिनल माइंड, ये कर लेते हैं, अपना फायदा देख लेते हैं। चलो सर, पाकिस्तान में जाके नक्सली को मारेंगे। पाकिस्तान में नक्सली नहीं होता, नक्सली है पाकिस्तान में नक्सली नहीं होता है। नक्सली इंडिया में करना है क्या? नक्सली तो इंडिया में ही होता है ना? हाँ, इंडिया में ही होता है। सब जगह कमा रहे। क्यों किसी को मारना। चलो, तो हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निगेटिव हो सकते हैं, उनका नाम होता है मेटा मटेरियल। ये तुमको अभी कोर्स में नहीं पूछेगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही तुम रख सकते हो। मतलब कहीं अगर इंटरव्यू वगैरह में कोई से पूछ दे तो रख सकते हो उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट पेज मैंने यहाँ कर दिया था पहले। देखो, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ तक आ तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकला कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कि स्पीड की इन्फॉर्मेशन बताता है। दो तरह का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और रिलेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है एंड इक्वल टू 1 भी हो सकता है। और ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बताता है स्पीड ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक और चीज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे म्यू 1 2 को क्या लिख दोगे, 1/2 लिखोगे कि लिखोगे, एंड म्यू 21 को μ2/μ1 लिख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कि μ21 इंटू μ12 ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन जनरल देखो, जहां से स्टार्ट करो और वापस से उसी मीडियम में आ जाओ, उसके बीच में तुम कितना भी चेंज कर लो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि इन जनरल ये क्या हो जाएगा। इन जनरल है कि मान लो 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 4, 4 से गए 5 और 5 से आए 1, इस सब का मल्टीप्लिकेशन 1। ठीक है ये? यस सर। और एक और इंफॉर्मेशन, इसका अभी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा व्हेन टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो इस पे भी रिसेंटली में एक दो बार क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन बता दिया। समझ में आया ये चीजें? तो आज का पूरा क्लास समर्पित था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। जनरली लोग इसको 5 या 10 मिनट में बताते हैं, लेकिन हम इस पर पूरा 1 से 1.5 घंटा दिए हैं। जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन थी ये सब बता दिए हैं, ताकि इससे रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो मिस ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो सब लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप उल्टा लिख देंगे, यहाँ लिखे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अरे उल्टा है ना, उल्टा कर दो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हो गया ना इनवर्टली? यस सर। आई होप ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अगर ढंग से चलें तो इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अच्छे। मतलब क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर तुम एक एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहोगे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होता है। फिजिक्स का ये मुश्किल टॉपिक में से आता है ऑप्टिक्स। ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाती है। अगले क्लास में हम रिफ्लेक्शन के और भी चीज देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब अगर इसको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तब तो ये एक दिन का क्लास है, ये समझ रहे हो ना? अगर रिफ्लेक्शन को सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाया जाए तो एक दिन 1 से 1.5 घंटा में निकल जाता है पूरा। लेकिन अगर इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा थ्योरेटिकल पार्ट करने में, क्योंकि अब जो है ना ऑप्टिक्स में तुम्हारा केवल यही रिफ्लेक्शन के ही फिनोमेनन बचे हुए हैं। यही प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन